आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो कैटेगरी हम पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है लेंथेनॉइड और सेकंड कैटेगरी है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट। लेंथेनॉइड के अंदर 57 से 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट आएंगे, 57 से लेके 71 तक के। और जो दूसरी सीरीज है एक्टिनॉइड सीरीज, उसमें 89 से 103 एलिमेंट आते हैं। एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक के एलिमेंट इसके अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला जीनॉन 54 4f 5d और 6s। 4f 5d और 6s, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनॉइड का। समझ में आ रहा है हमको? इसमें ध्यान रखना, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 0 या 1, और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। यहां हम बात करें तो यहां लिखते हैं Rn86, 4f की जगह लिख देते हैं 5f 6d 7s। S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 0 और 1 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं। ये था आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान रखना, सबसे पहले S को भरेंगे, फिर D को भरेंगे, D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन केवल, और फिर भरेंगे हम F को। सेम कहानी यहाँ, पहले S को भरेंगे, फिर D को भरते हैं, D में केवल 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर F को भर देते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट, ओके। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है हमको। जो आपका 6s है ये, और ये हो गया आपका अंदर का सेल। इस वाले सेल को 4f 5d वाला जो अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। पेनल्टी पेनल्टीमेट सेल, ओके। और इसको बोलते हैं हम, इस वाले को एंटी पेनल्टीमेट स्पेलिंग देख लेना, पेनल्टीमेट सेल। इस वाले हिस्से को एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और 4f 5d को पेनल्टीमेट सेल माना गया है, ओके। ऐसे वहां समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें कि लेंथेनॉइड का या एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट सर्टेन। क्वेश्चन आएगा, नॉट सर्टेन है, फिक्स नहीं है कि हमने एक बार जो समझा दिया रूल उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो क्या एक्सेप्शन रहते हैं, क्यों एक्सेप्शन रहते हैं, सर्टेन क्यों नहीं होता है? तो देखो 4f और 5d, यहां है आपका 4f और ये आपका 5d। 4f और 5d, ऐसे यहां 5f और 6d, इन दोनों के जो सबसेट है, ये दोनों 4f और 5d, इनका बहुत ही क्लोज होता है एनर्जी लेवल।
यहां लिख देता हूं वेरी क्लोज्ड एनर्जी लेवल होता है, वेरी क्लोज्ड एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। 4f और 5d का एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी d में चले जाते हैं, कभी d के इलेक्ट्रॉन f में आ जाते हैं। तो सर्टेन नहीं है, कभी d में चला गया कभी f में आ गया, तो सर्टेन नहीं होगा कि d में ही भरना है या f में भरना है। इसलिए कभी 0 रह जाता है d में, कभी 1 आ जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 था और कभी 1 से निकल के यहाँ चला जाता है तो 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं दोनों में, इसलिए सर्टिनिटी नहीं आ पाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आप कहोगे कि सर एनर्जी लेवल सेम कैसे है, अफबाउ रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग n प्लस l वैल्यू चेक करते हैं। इसका n है 4 और इसका l है SPDF, लिखते हो आप इस तरह से SPDFG। l की वैल्यू फिक्स होती है 0 1 2 3 4, तो f के लिए l की वैल्यू है 3, तो 4 प्लस 3 ये है आपका 4f के लिए और वैल्यू आ रही है 7। ऐसे ही 5d में हम बात करें, 5d में n की वैल्यू 5, ये 5 है, और d के लिए l की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 5d के लिए, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 7। तो दोनों की वैल्यू 7 आ रही है, इसलिए हम कहते हैं एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोज्ड है और इलेक्ट्रॉन 4f से 5d में और 5d से कभी निकल के 4f में चले जाते हैं। इसलिए इन दोनों में पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे ऐसा नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना चाहिए, उसके लिए क्या रूल है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज, उसके बाद करेंगे हम एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टीज। लैंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया ज़ीनॉन 54 4f14 5d 0 से 1 और 6s2। पहले s भरना है, फिर d भरना है और फिर f। अब प्रॉब्लम आ रही है d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रॉब्लम यहां है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं ऑलमोस्ट d में 0 रहते हैं, लेकिन d में 1 कब होगा? अगर ये लर्न कर लें कि d में 1 कब होगा। पहला पॉइंट, ये टोटल 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है टोटल। इनमें से किन एलिमेंट में d में 1 होगा ये हमको लर्न कर लेना चाहिए। देखो d में 1 किस किस में d में 1 होगा? 57 एटॉमिक नंबर 57 एटॉमिक नंबर है La। उसके अलावा 57 के बाद उसमें 7 जोड़ दें तो 64 Gd, 64 होता है Gd का, और 71 Lu। 57 से 71 तक है, तो पहला 57, बीच में 64 Gd और लास्ट का एलिमेंट 71 Lu। ठीक है, ये 3 एलिमेंट में d में 1 होगा। अदर एलिमेंट्स में जो भी रह जाएंगे, अदर एलिमेंट में जो भी रह जाएंगे उन सब में d में 0 होता है। तो देखो जब पहले से पता है सारे एलिमेंट में d में 0 है, कोई टेंशन नहीं, केवल उनको लर्न कर लो जिनके d में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मान लो मैंने लर्न कर लिया, अब क्या करें? अब हमने कहा कि भाई 57 La का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप क्या कहोगे? ज़ीनॉन 54, रूल देख करो, 4f 5d और 6s। सबसे पहले भरोगे s को, तो 6s2 हो गया। d में आपको 1 रखना है, तो d में आपने 1 कर दिया। अब चेक करो कितना हुआ, 54 56, 54 में 2 जुड़े 56 और ये 57 हो गया। 57 का करना था तो ये 0 होगा, सही में आया।
भाई 54 और 2 56 और ये 57, 57 हो गया तो उसमें 0। अब मान लो हमें करना है 64 GD का, तो G नॉन 54 4F 5D 6S, पहले इसमें भर दिए 2, 54 और 2 56 हो गया, एक इसमें आ गया 57। तो देखो 57 हो चुका है 64 में से, तो 64 माइनस 57, तो कितना बचा? 7 बचा। अच्छा 7 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। अब हम बात करते हैं 71 LU, तो G नॉन 54 4F 5D 6S, सबसे पहले ये भर दिया, और D में 1, ये हो गया 57। तो यहां से 57 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका टोटल 50, ध्यान सुनो, ये हो गया 56 और 57, 57 माइनस कर दो तो कितने बचे? ये 14 बचे, तो यहां लिख देंगे हम 14। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 57 का, 64 का, 71। ठीक है, ये आपका हो गया LA GD और LU, लालू के बीच में GD, लालू के बीच में GD। तो ये 3 एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन में D में 1 आएगा। अब अदर एलिमेंट की बात करें, कोई सा भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लो 57 से 71 के बीच में। मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया 66, ऐसे लिख दिया 66, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो G नॉन 54 4F 5D और 6S, सबसे पहले एस भर देंगे। 66 हमारे रूल में नहीं आता है, 66 हमारे रूल में नहीं आता है। अब 66 हमारे रूल में नहीं आ रहा है तो इसमें लिखेंगे D0, अदर में आ गया D0, तो ये हो गया 54 और 2 56, तो 66 था और ये हुआ आपका 56, कितना बचा? 10, तो यहां लिख देंगे हम 10। तो इस तरह से आप 57 से 71 तक के सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सही में आया? अब हम पढ़ते हैं यहां प्रॉपर्टी सेकंड, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। अब थोड़ा आगे ध्यान से समझना, ये मैं कॉमन रखता हूं यहां और फिर हम चेक करते हैं आगे क्या कह रहे हैं। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी में हेडिंग डाली हमने ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनॉइड, एफ ब्लॉक कह लो, लैंथेनॉइड कह लो, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 माना गया है। कितना माना गया है? +3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो जाएगा एक एस का, तो +3 आएगा, तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ओके, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो हमने कहा कि क्या सभी एलिमेंट +3 शो करते हैं? हर एलिमेंट को जो लैंथेनॉइड का होगा उसे +3 शो करना ही होगा। अब इसके अलावा क्या और शो कर सकते हैं? तो कॉमन तो +3 है, इसके अलावा ये +2 शो कर लेता है और +4 भी शो कर लेता है। +2 और +4। +2 में 3 एलिमेंट हैं, +2 को शो करने वाले 3 एलिमेंट हैं। Sm+2, Sm+2 शो करता है, Yb+2 शो करता है, Sm+2, Yb+2 और Eu+2 शो कर लेता है। सभी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 शो करेंगे। तो हमने पूछा क्या +2 कोई शो कर सकता है? तो ये 3 एलिमेंट हैं जो +2 शो करते हैं। अच्छा, अब हमने पूछा कोई +4 शो कर सकता है? तो +4 को शो करने के 2 एलिमेंट हैं, C+4 और Tb+4। तो ये 3 एलिमेंट +2 शो कर सकते हैं और ये 2 एलिमेंट +4 शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3 और 4 3 रेंज शो कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रेंज इनकी स्मॉल होती है, +2, +3 और +4। ये तीन, केवल ये 3 +2, +3, +4
ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन रेंज बहुत ही स्मॉल है। तो वो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बनाएगा कि ऑक्सीडेशन रेंज लैंथेनॉइड की स्मॉल क्यों होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में 4F, 5D और 6S। मोस्टली जो ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड होता है वो इलेक्ट्रॉन के निकलने से होता है। तो सबसे बाहर है S, उसके अंदर है D, 0 से 1। ओके, ये तो इनर सेल हो गए, इनर सेल, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। ये न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली बाउंडेड है, ये न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली बाउंडेड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाते हैं हम दोनों के। अब यहां प्रॉब्लम समझो, 5D और 6S, 5D और 6S का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत लार्ज है। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस वेरी लार्ज, मतलब S के इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे और D के इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। S के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेंगे, D के इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, D से इलेक्ट्रॉन निकलना टिपिकल होगा। तो इलेक्ट्रॉन का D सबसेल से बाहर निकलना, रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का D सबसेल से ऐसे लिख देता हूं, बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का D सबसेल से बाहर निकलना आसान नहीं है, इसलिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन रेंज बहुत ही स्मॉल मानी गई है, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। और 5F से तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो मान लो 2 यहां से निकल गए तो +2 आ गया, 1 यहां से गया तो +3 गया, और इससे निकलना F से निकलना, F से इलेक्ट्रॉन निकलना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत कम निकलेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज ज्यादा बनेगी ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहां ये थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। हमारे पास कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +3। हर एलिमेंट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना होगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरी फॉर्म में है, तो एक्वस सॉल्यूशन अगर दिया हो, एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में हर एलिमेंट को +3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में हर एलिमेंट को +3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और अगर नॉन एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है या गैस फॉर्म है, तो क्या +3 कन्वर्ट हो सकता है किसी और में? हो सकता है। ये कन्वर्जन, ये वाला कन्वर्जन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी पर मतलब रेक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल अगर है, प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल है तो ये कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आपको स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, लिख देता हूं। आप केवल एक्वस कंडीशन में होंगे तो एलिमेंट को चाहे वो स्टेबिलिटी बनाए चाहे नहीं बनाए, हर हालत में +3 में कन्वर्ट होना ही होगा। अब इस लाइन का एक मीनिंग समझाता हूं। मान लो हमारे पास है Yb+2, एक्वस कंडीशन लेके चल रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या ये एक्वस कंडीशन है तो से प्रोडक्ट साइड में क्या बनाना चाहिए? एक्वस है तो +3 बनाना पड़ेगा। तो Yb+3 एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, अब इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप? इस प्रोसेस को कहोगे आप ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन कहोगे। जब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो मैं किसकी तरह काम कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट। सही में आया। तो Yb+2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब यही बात हमने C+4 के लिए पूछी एक्वस कंडीशन में, तो C+4 एक्वस कंडीशन में, अब एक्वस है तो उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा C+3 में, और +4 से +3 में बदलना है, तो आप कर रहे हो रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो गई रिडक्शन की। तो इस प्रोसेस के अंदर C+4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, एक्वस कंडीशन में पॉसिबल होगा। किस कंडीशन में पॉसिबल होगा, एक्वस में। तो हमने पूछा तो क्या C+3 को कन्वर्ट किया जा सकता है C+4 में, तो ये पॉसिबिलिटी है इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, मान लो ये गैस फॉर्म में है, तो फिर हम ये कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं, ये डिसीजन लेना पड़ेगा स्टेबिलिटी के बेस पर। या नहीं सोचना कुछ भी, सिंपल कर देना है। लेकिन इसमें हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो स्टेबल है या वो स्टेबल नहीं है। अब ये डिसीजन कैसे होगा, सी का जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, सी का जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं बेटा, सी का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 54, और उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जीनॉन 54, सी का करना है हमको जीनॉन 54 और 4F 5D और 6S। 54 में 2 गए जुड़े तो ये हो गया आपका 56, और ये हो गया एक और जोड़कर 57। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा किसका एटॉमिक नंबर क्या है। 58 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यहां लिखते हैं हम 58 CE। तो जीनॉन 54, 4F 5D 6S2, तो यहां 2, D में 1। आप कहोगे सर डी में 1 क्यों, 57, 64 और 71 में तो डी में 1 होता ही होता है। एक्सेप्शनली 58 में भी डी में 1 होता है, बाकी सब में डी में 0। तो यहां भी 1 मान लो, 56, 57 और ये 58। अब मुझे लिखना है यहां C+3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए और 1 इलेक्ट्रॉन डी से गया, तो ये बचा जीनॉन, ये बचा आपके पास जीनॉन। ध्यान दो, जीनॉन 54, 4F1, 5D0 और 6S0, ये कंडीशन इसमें आई। ओके, अब निकालना है, 4 है, 4 निकालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आया जीनॉन 54, 4F0, 5D0 और 6S0। जहाँ 0 आएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। F में 14 हो, F में 7 हो, F0 हो, तो ये स्टेबिलिटी वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गया स्टेबल। अगर रेक्टेंट से प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये कन्वर्जन कराया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या +3 कन्वर्ट हो सकता है किसी और में, हो सकता है अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो। अदरवाइज एक्वस सॉल्यूशन में कोई सी भी फॉर्म हो, +2 हो, +4 हो, उसे हर हाल में +3 में कन्वर्ट होना होता है एक्वस सॉल्यूशन में।
अगली हेडिंग है हमारे पास कलर। मोस्टली एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये लेंथेनॉइड एलिमेंट कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसका रीजन होता है एफ एफ ट्रांजिशन। इसका रीजन होता है एफ एफ ट्रांजिशन। मतलब एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप अगर करता है इलेक्ट्रॉन, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहां से जंप करके यहां कूदता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा। जंपिंग में एनर्जी लॉस होगी और एनर्जी लॉस को हम देखेंगे कलर की फॉर्म में। इसलिए मोस्टली एफ ब्लॉक एलिमेंट कलर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कलर होते हैं। कलर आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ कलर लिख रहा हूं, अच्छी तरह समझना। SM+3, SM+3 और NP+4, NP+4, ये +3 फॉर्म है, ये +4 फॉर्म, और CM+4, ये सब कलर्ड हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कलर माने जाएंगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप डायरेक्ट लर्न करो। कलर के साथ आपको यहां अगर उसका कलर एक्चुअल जो कलर है वो भी लर्न कर सकते हो तो ज़्यादा सीख है। याद कर लो तो ठीक, पूछता नहीं है वैसे कोई भी। इन सब के कलर होते हैं येलो। SM+3, NP+4, CM+4 का कलर येलो हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास ND+3, ND+3, AM+3 और AM+2, AM+3, ND+3, AM+3 और AM+4, ये 3 आयंस हैं जो कि पिंक कलर शो करते हैं। कैसा कलर? पिंक कलर। लर्न करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इसके अलावा U+3, यूरेनियम+3, ये रेड कलर शो करता है, और NP+3 ये ब्लू कलर शो कर लेता है, और U+4 यूरेनियम का +4 ये ग्रीन शो कर लेता है। कलर लर्न करने पड़ेंगे। और Pu+4 ऑरेंज कलर शो करता है। तो अगर ये कलर याद हो जाए तो आप लर्न कर सकते हो। तो ये था कलर का कंसेप्ट। अब यहां हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में 2 तरह के आयन बनते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। और ऐसा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से होगा। तो लेंथेनॉइड जिनमें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 फॉर्म में जो शो करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। अब मैं ये कॉमन वर्ड हटा देता हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी आयन फॉर्म में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये कहलाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई परेशानी नहीं? क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं कौन कौन से आयन पैरामैग्नेटिक है और कौन कौन से आयन डायामैग्नेटिक है। तो यहां हमारे पास ऑलमोस्ट सभी आयंस पैरामैग्नेटिक ही होते हैं।
इसके सभी आयंस मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं, सभी आयंस पैरामैग्नेटिक होते हैं, सभी आयंस। तो कोई डायामैग्नेटिक नहीं है, तो हमें केवल डायामैग्नेटिक के एग्जाम्पल लर्न करने हैं। लर्न कुछ नहीं करना होता, अगर आयन दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन करो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायामैग्नेटिक। अगर डायरेक्ट पता चाहिए तो मैं लिख देता हूं किस कंडीशन में कौन सा डायामैग्नेटिक है। हमारे पास L+3, La+3 और Lu+3, La+3 और Lu+3 आप चेक करोगे, लालू दोनों +3 फॉर्म होने के बावजूद भी डायामैग्नेटिक होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हो, ये 57 है और ये 71। इसके अलावा Yb+2 और C+4 ये दोनों भी डायामैग्नेटिक होते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लर्न करो। लालू La+3 Lu, La+3 Lu+3 डायामैग्नेटिक है, ठीक है, और Yb+2 और C+4 भी डायामैग्नेटिक होता है। बाकी सब आयन +3 फॉर्म में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। लैंथेनॉइड की और क्या प्रॉपर्टीज होंगी? लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी में समझो, सभी लैंथेनॉइड ऑलमोस्ट नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। ऑल लैंथेनॉइड एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव है। हमने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जो रेडियो एक्टिव हो, तो हमारे पास है पीएम, ये एलिमेंट है पीएम, प्रोमेथियम, PROMATHIUM, प्रोमेथियम, प्रोमेथियम ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। बाकी सभी एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लैंथेनॉइड होते हैं वो ऑक्सो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते। लैंथेनॉइड कभी भी ऑक्सो आयंस नहीं बनाते। पॉइंट नंबर 3, इनके ऑक्साइड लेस बेसिक होते हैं, बहुत ही बेसिक कैरेक्टर इनके ऑक्साइड का बहुत कम होता है। 4th पॉइंट, ऑक्साइड समझ में आ गया, लेस बेसिक हो गए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, इन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली 1000 से 1200 केल्विन तक होता है। नॉर्मली इनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन तक होता है, लेकिन जो SM है, SM इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें टेम्परेचर रेंज है 1623 केल्विन। सबसे हाईएस्ट लैंथेनॉइड का मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन होता है, बाकी सबकी रेंज 1000-1200 के आसपास ही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है डेंसिटी। 5th पॉइंट में यहां लिख देता हूं डेंसिटी। डेंसिटी बहुत हाई होती है। लैंथेनॉइड जो एलिमेंट है उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, और ये 6.7 से 9.7, 6.7 से 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है। मोस्टली एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो 6.7 से 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इनके जो और पॉइंट हो सकते हैं वो क्या हैं? पॉइंट नंबर 6, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, पुअर शिल्डिंग करते हैं। मैंने डी में एटॉमिक रेडियस समय समझाया था। पुअर कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर कहो, गुड कंडक्टर होते हैं, पुअर शिल्डिंग है, गुड कंडक्टर होते हैं, करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, पिटने की क्षमता, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, हाई होता है।
तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। अब हम पढ़ रहे हैं यहां केमिकल रिएक्टिविटीज। केमिकल रिएक्टिविटीज अच्छी तरह समझना। या तो डी में 0 कॉन्फिगरेशन रहा होगा या डी में 1, या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी एलिमेंट में डी में 0 एलिमेंट होते हैं तो उसके लैंथेनॉइड कैल्शियम आयन की तरह काम करते हैं, कैल्शियम आयन जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो लैंथेनॉइड आयन एल्युमिनियम आयंस की तरह काम करते हैं, Al+3 की तरह काम करते हैं। अगर हम लैंथेनॉइड +3 फॉर्म में लें, कोई सा भी लैंथेनॉइड एलिमेंट +3 फॉर्म में लें, तो वो +3 फॉर्म में अगर D1 शो करता है तो एल्युमिनियम आयन की तरह काम करता है, और D0 शो करता है तो कैल्शियम आयन की तरह काम करता है। तो मान लो ये मोस्टली काम करता है इस फॉर्म में, एल्युमिनियम +3 फॉर्म में। अब अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है, अगर ये एसिड से रिएक्शन करता है लैंथेनॉइड +3 फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कौन सी गैस लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस। अगर ये हैलोजन से रिएक्शन करता है, जैसे Cl2 है, Br2 है, I2 है, इनसे रिएक्शन करता है, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी हम 3 मान रहे हैं और हैलाइड की वैलेंसी होती है -1, तो क्या बनेगा? LnCl3। तो यह बनाएगा LnCl3, LnBr3, LnI3। इस तरह से हैलोजन के कंपाउंड बना लेगा। अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो इसकी वैलेंसी हम +3 मान रहे हैं और OH की वैलेंसी -1, तो ये बनाएगा LnOH का होल थ्राइस, लैंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड LnOH का होल थ्राइस। ओके। अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो Ln की वैलेंसी +3 मान रहे हो आप और नाइट्रोजन की -3 होती है, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये बनाएगा LnN, लैंथेनॉइड का नाइट्राइड, LnN। अगर आप सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हो तो Ln की वैलेंसी हो गई +3, सल्फर की होती है -2, तो ये बनाएगा Ln2S3, सल्फाइड हो गया, Ln2S3 बना लेगा। अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना चाहते हो, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, Ln+3 की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो Ln की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्साइड की -2, क्या बनेगा? Ln2O3। तो इस तरह से ये ऑक्साइड बना देगा Ln2O3। समझ में आ रहा है यहां तक? कार्बन के साथ इसको बनाने की जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग अलग है। Ln की कार्बन के साथ बनाने की टेंडेंसी में LnC भी बनता है, LnC2 भी बनता है, LnC2, LnC3, LnC2 बना लेता है, ये LnC3 बना लेता है और Ln2C3 भी बनाता है। तो कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन के डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कार्बन वाला केस। लैंथेनॉइड के कुछ पॉइंट और समझो। इनके फ्लोराइड, कौन? फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। लैंथेनॉइड के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये चारों लैंथेनॉइड के कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर माने गए। हैलाइड, हैलाइड
नाइट्रेट, एसीटेट, हैलाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ये सभी सॉल्युबल होते हैं वाटर में। लर्न कर सकते हो तो ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ लैंथेनॉइड। यूज क्या है, लैंथेनॉइड एलिमेंट के यूज क्या है? पहला, सेरियम का ऑक्साइड CO2, CeO2, पॉलिश ग्लास, ग्लास के ऊपर जो पॉलिश करते हैं उसमें यूज होता है। La2O3, La2O3 क्रुक्स लेंस में यूज होता है। क्रुक्स लेंस बनाने में, क्रुक्स लेंस होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। गॉगल्स वगैरह, जो गॉगल्स वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। Ln2O3 क्रुक्स लेंस बनाने में यूज होता है। एक होता है मिस मेटल, MISCH, मिस मेटल। ये एक एलॉयज है, एक मिक्सचर है जिसमें 95% लैंथेनॉइड, 95% लैंथेनॉइड, 4.5% आयरन, 4.5% आयरन और 0.5% में कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये सब प्रेजेंट होंगे। इस मिक्सचर को बोलते हैं मिस मेटल। और इस मिस मेटल का प्रयोग किया जाता है गैस लाइटर में, इन गैस लाइटर, ट्रेसर के रूप में, एज ए ट्रेसर, एज ए बुलेट्स सेल, तोप वगैरह की जो नली होती हैं, बंदूक की जो नली होती हैं, बुलेट बनाने की जो खोल होता है, उन सब में मिस मेटल का प्रयोग किया जाता है।